हे गाइस, इट्स शिवांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो हमारी पहली अपडेट है ना, वो आती है यहाँ पर ला लीगा वर्सेस प्रीमियर लीग, या फिर कह सकते हैं प्रीमियर लीग वर्सेस एनी टॉप 5 यूरोपियन लीग ऑल स्टार मैच। अब देखो यार, जब से टॉड बोली ने ये आइडिया पिचन किया है ना कि भाई देखो जो प्रीमियर लीग के यहाँ टीम है ना, यहीं पर ये एक ऑल स्टार दो टीम बना लेते हैं और उनके बीच में मैच करवाते हैं। अब देखो ये चीज़ ना अगर हॉलीवुड की हम बात करें यानी कि अमेरिका में बात करें तो वहाँ पर जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें ये चीज़ कॉमन है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो नया आइडिया है ना कि एक प्रीमियर लीग की ऑल स्टार टीम हो वर्सेस ला लीगा की ऑल स्टार टीम हो, ऐसी बुंदेसलीगा, लीग वन या फिर हम बात करें सीरिया की, ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है एटलीस्ट फॉर मी। क्योंकि देखो यार, ऐसे मैचेस में ना ज़्यादा कुछ, देखो ये एक मनी मेकिंग मैच है, ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पज से होगा। मेरे को लगता है यूरोप में होगा, वे नहीं बाहर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। लेकिन अपने को मज़ा आना चाहिए, अपने को भौकाल मिलना चाहिए, अपने को बवाल कटता हुआ दिखना चाहिए, और वो सारा पैसा वसूल मैच होगा। आई थिंक वंस इन अ वाइल, साल में एक बार हो रहा है, पैसा वसूल मैच होगा। और एक तरीके से ये एक स्ट्रेस बस्टर मैच भी होगा कहीं ना कहीं, जिसमें ज़्यादा कोई सोचने साचने वाली बात नहीं है। पिच पे होते रहो एंड डेफिनेटली लाइक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर इट। बट डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग जो पब्लिक रिसेप्शन है, या फिर हम बात करें जो किस तरीके से पब्लिक ने इसको रिसीव किया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और शायद से हमको ये चीज़ यूरोपियन सुपर लीग से पहले तो होते हुए दिख सकती है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही हो। वैसे डू लेट मी नो कि आपको ये आइडिया कैसा ज़्यादा सही लग रहा है कि प्रीमियर लीग में ही अंदर खेले, या फिर एक्चुअली में प्रीमियर लीग वर्सेस बाहर का यार ज़्यादा सेंस बनाता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट से, और वो आती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग। मैनचेस्टर डर्बी इज कमिंग, और इस समय मैनचेस्टर सिटी से डरना अलग बात है और फिर उसमें हालैंड से डरना अलग बात है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कि बड़े भैया के जो फैंस हैं यानी कि मी, हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस समय स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो शायद से 14 या 13 अगस्त के बाद पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमको यूनाइटेड की स्टार्टिंग लाइनअप पर देखने को मिल रहा है, वो भी मैनचेस्टर डर्बी में। फट इसलिए रही है क्योंकि जिस कंडीशन में अभी बड़े भैया है ना, जिस सिचुएशन में और जिस परफॉर्मेंस में फॉर्म चल रही है बड़े भैया की, लाइक ऐसा लगता है कि यार हर मैच में अब अगर बड़े भैया ने जादू नहीं दिखाया ना, अब अगर बड़े भैया ने एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली हरकत नहीं करी ना, तो भाई क्रिटिसिज्म कंटिन्यू रहेगा, बैशिंग कंटिन्यू रहेगी, ट्विटर हेट कंटिन्यू रहेगा, प्रोपागेंडा चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं डिजर्व क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह चलता रहेगा, जो कि चलना चाहिए। एटलीस्ट वो तो चलना ही चाहिए। हर प्लेयर, चाहे रोनाल्डो मेसी कोई भी हो, वो डिजर्व क्रिटिसिज्म से एक्चुअली में कभी भी नहीं बचना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आज के टाइम में टॉक्सिक कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है कि ये कभी होता ही नहीं है आइडियली। लेकिन यहाँ पर अगर हम मार्कस रैशफोर्ड की बात करें, जो कि इंटरनेशनल ब्रेक से पहले ही यहाँ पर इंजर्ड थे, और एंथनी मार्शियल की बात करें तो वो भी भाई दूसरा कवानी है, वो यंगर कवानी है, तो उस पर कभी हम कर ही नहीं सकते। ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकमात्र ऑप्शन बचता है जिसको यहाँ पर स्टार्टिंग लाइनअप में डाला जा सकता है। अब ये चीज़ वंस इन अ वाइल हो रही है। अब देखो यार, ये भी है कि क्या टेन हैग सही में ही एटलीस्ट इतना तो भरोसा कर सकता है अपने सिस्टम पे और रोनाल्डो पे कि वो रोनाल्डो को स्टार्टिंग लाइनअप पर डाल देगा। अगर यहाँ पर भी उसने कुछ ऊट पटांग कर दिया, मान लो एंथनी एलांगा खिला दिया, जेडन सांचो इधर उधर कर दिया, फिर कुछ कर दिया, जस्ट इमेजिन लाइक ये मैसेज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसको कैसे रिसीव करने वाला है। जस्ट इमेजिन कितनी ज़्यादा सिचुएशन खराब होगी। एंड आई थिंक डेफिनेटली टेन हैग ये चीज़ अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफर करेगा। ऐसे में रोनाल्डो के स्टार्टिंग लाइनअप में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। हाँ, ये भी है कि मेरे को लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी वंस इन अ वाइल, और मैनचेस्टर डर्बी लाइक ऑफ कोर्स इट्स डर्बी, और यहाँ पर क्रिटिसिज्म का जो लेवल होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और यूनाइटेड के लिए, और अगर यूनाइटेड की पर्सपेक्टिव से बात करें तो इट्स अ माइनस सिचुएशन, क्योंकि एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पर एंथनी मार्शियल या फिर मार्कस रैशफोर्ड के साथ की अगर बात करें तो एरिक टेन हैग की टीम ने वहाँ पर ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। ये अलग बात है कि किस तरीके क्या फैक्टर्स है, ये आने वाले टाइम में हम जरूर डिस्कस करेंगे जब एक डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पर इसका मैच का प्रीव्यू करेंगे। लेकिन डू लेट मी नो कि आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। क्या यहाँ पर रोनाल्डो के साथ यूनाइटेड ज़्यादा सही लगेगी सिटी के अगेंस्ट, या फिर रोनाल्डो के बिना? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ अपने ऑनगोइंग जो एम्बापे वर्सेस नेमार का ऑनगोइंग सागा चल रहा है, उसमें एक छोटी सी अपडेट यहाँ पर ये मिली है कि रिसेंटली आरएमसी की जो रिपोर्ट ने ये चीज़ कंफर्म किया है कि किलियन एम्बापे एक्चुअली में अभी जो हाल ही में ट्रांसफर बिजनेस किया है ना पीएसजी ने, उसको फेल मतलब 0/10 वो दिया है यहाँ पर। अब ऐसे में उन्होंने एक चीज़ कहा कि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कोई स्ट्राइकर नहीं आना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर नेमार को आप सेल कर दो, जिससे नेमार की जो फ्रीडम है वो यहाँ पर किलियन एम्बापे को मिल जाए। फ्रीडम दिमाग में आ रहा है, फ्रीडम। अब ये फ्रीडम वही वर्ड है जो कि एक्चुअली में किलियन एम्बापे ने रिसेंटली इंटरनेशनल फ्रेंडली के पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा था, और एक्चुअली में ये चीज़ सेंस भी बना रहा है कि हम इस पर थोड़ा सा बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टोफर गाल्टन ने भी एक्चुअली में बहुत ही सिमिलर सा क्वेश्चन को आंसर किया है। जब उनसे ये चीज़ पूछा था कि क्या आप यहाँ पर स्ट्राइकर क्यों नहीं लेके आए,
तो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की की अगर हम बात करें तो फेब्रिज़ियो रोमानो ने ये चीज़ कहा था कि लेवेंडोव्स्की ए लिस्टर था, कि पीएसजी को सबसे पहले लेवेंडोव्स्की चाहिए था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें स्कमाका की हम बात करते हैं या फिर हम बाकी किसी की बात करते हैं तो वो कभी फ्रूटफुल हो ही नहीं पाया, कभी वो एक्चुअल में रियलिटी में चेंज ही नहीं हो पाया। ऐसे में उन्होंने ये भी चीज़ कर दी कि नेमार का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और नेमार इस समय अनटचेबल है और अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर तो वो रहने वाला है। मेरे को ना पता है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि पीएसजी ना काफ़ी सही कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लाइक आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक पीएसजी का जो बिहेवियर है ना वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टिंग लग रहा है, कि हाँ जो लोग हैं ना वो इसको स्पोर्टिंगली संभाल रहे हैं। दे आर नॉट टॉलरेटिंग एनी टॉक्सिसिटी, दे आर नॉट इवन प्रोमोटिंग एनी टॉक्सिसिटी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर वर्ल्ड कप को लेके। तो भाई डेनमार्क ने कुछ हटकर करने की कोशिश की है और ये कोई पहली बार नहीं है। 2002 में भी अगर हम बात करें तो कैमरून ने भी सिमिलर चीज़ की थी। अब यहाँ पर कि देखो तुमको पता है वैसे कतर के जो 2022 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स की वजह से और इस पर सवाल खड़े होते हुए आए हैं लगभग 2010 के बाद से, जब से 12 साल पहले इनको ये राइट मिले थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमल्स हैं स्पॉन्सरशिप है डेनमार्क की, डेनमार्क ने अपनी एक नई जर्सी निकाली है जो कि वो कह रहे हैं कि ये पहनने वाले हैं वर्ल्ड कप में और इसमें विजिबल नहीं है उनके यहाँ पर जो स्पॉन्सर्स हैं। अब यहाँ पर जो उनके जो स्पॉन्सर है हमल्स, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कहा है कि देखो हम किसी भी ऐसे कंपटीशन का पार्ट नहीं हो सकते जो कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है और एक्चुअली में ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो थाउजेंड्स ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हैं, मार रहे हैं, वो हो रहे हैं। तुमको पता है यहाँ पर मर्डर्स को लेके भी काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ है, मतलब डेथ्स को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं कि कतर में जो डेथ्स हैं उनको छुपाया जा रहा है या फिर जो वर्कर्स कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर पहले तो फीफा भड़क गया। दूसरी चीज़ जो कतर की सुप्रीम SC है, जो वहाँ की सुप्रीम कमेटी है, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से इस पर कहा है कि देखो यार हम लगभग 2 लाख लोगों को यहाँ पर एक तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं और हम यहाँ पर हर एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। हम एक सोशल एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को डिफेंड करा। अब ये देखने वाली बात है, उन्होंने खैर लास्ट में ये भी चीज़ कह दी कि आप हमारे साथ बैठ के नेगोशिएशन करें और फिर हम बात करते हैं। डेफिनेटली एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा नहीं जाएगा। अब इसी के साथ तुमको पता है ये सिर्फ अकेले नहीं है, पहले एरिक कैंटोना ने भी बात करी और बाकी सारे बड़े प्लेयर्स ने भी ये चीज़ कहा है कि वर्ल्ड कप कतर में मतलब सवाल उन्होंने खड़े करे हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हमारी मैनचेस्टर सिटी से। सबसे पहले अर्लिंग हालैंड की हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उन्होंने यहाँ पर अपना डिसीजन पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे करा है। यहाँ पर अर्लिंग हालैंड ने अपना डिसीजन बनाते हैं और इसमें फ्यूचर का रिगार्डिंग भी टिप है। आप सबसे पहले फ्यूचर की टिप की बात करें तो अर्लिंग हालैंड ने ये चीज़ कहा है कि देखो हम ये मान के चलते हैं कि हालैंड 2-3 साल रहेगा हर एक लीग में। 2.5 साल जर्मनी में रह लिया, 2.5 साल वो प्रीमियर लीग में रह लेगा, 2.5 साल फिर स्पेन, ऐसे में। तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि 2024-25 के आसपास यहाँ पर एक रीज़न है जो कि रूमर्स चल भी रहे हैं कि रियल मैड्रिड शायद से हालैंड का रिलीज क्लॉज पे कर दे। अगर रिलीज क्लॉज की मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दूँ तो एक्चुअल में 150 से 200 मिलियन के बीच का है और कोई भी क्लब हो उसको ये तो पे करना ही करना पड़ेगा सिटी को, और सिटी इस चीज़ को लेकर रिलैक्स भी, कोई चीज़ा पिछा कुछ नहीं है। अब ऐसे में पॉइंट बेस्ड सिस्टम ये था, उन्होंने ये चीज़ कहा कि देखो आई थिंक रियल मैड्रिड को 5 या 6 नंबर दिए थे उन्होंने, दोनों ने मिलके 10 में से। उसके पीछे का रीज़न ये था करीम बेंजेमा वो ऑलरेडी था और वो किलियन एम्बापे को लेके आने वाले थे। उन्होंने कहा जर्मनी 2nd नंबर पे था, मतलब बायर्न म्यूनिख एक्चुअली में 2nd नंबर पे था। वो इसलिए था क्योंकि बायर्न म्यूनिख मतलब सब चीज़ थी, लेकिन उन्होंने बायर्न म्यूनिख को फिर लास्ट में इसलिए डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता कि आप डॉर्टमुंड से बायर्न म्यूनिख में चले गए। ऐसे में यहाँ पर बचते हैं सिर्फ सिटी और तीसरे नंबर पर रियल मैड्रिड। चौथे नंबर पर आई थिंक यहाँ पर PSG भी थी और 5वें पे शायद से बारसा थी, पता नहीं कौन सी टीम थी। लेकिन पहले और तीसरे की बात करें उनका सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस था और मेरे को लगता है कि वो सीधा किलियन एम्बापे का था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ उसने ये भी चीज़ कह दी कि मैं कभी किसी क्लब को मैनेजर को लेकर ज्वाइन नहीं करता, बट उसने ये कहा कि हाँ पेप गार्डियोला इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर। लेकिन उसने फिर भी ये चीज़ कंफर्म कर दी कि मैं किसी मैनेजर को लेकर कभी ज्वाइन ही नहीं करता। तो यहाँ पर ये तो मतलब उसने कुल मिला के बात दरकिनार कर दी कि मेरे को किसी ने कन्विंस करा। तो यहाँ पर डेफिनेटली बाप बेटे ने एक महफिल जमाई होगी और फिर पॉइंट बेस्ड सिस्टम उन्होंने नया गेम खेला होगा। इंटरेस्टिंगली मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर एक्चुअली में लिस्ट में ही नहीं थी और इस पर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में बस क्रिएट हो रखा है। अभी कोई शॉकिंग और सरप्राइजिंग तो है नहीं, लेकिन ये चीज़ कंफर्म करता है कि एक्चुअली में जब एक हालैंड जैसे स्टेटस का प्लेयर, चलो हालैंड तो एक हाइप बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, एम्बापे के साइड बाय साइड आ गया अपनी हाइप को लेके, अपने प्ले स्टाइल को लेके, लेकिन जब एक बिग प्लेयर, एक वर्ल्ड क्लास, एक जनरेशनल टैलेंट की अगर हम बात करें, जब वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ को कंसिडर करता तो जस्ट इमेजिन कि स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा खराब है यूनाइटेड का, उसी को तो यहाँ पर ठीक करना है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपनी आज की लास्ट अपडेट से जो कि आती है बर्नार्डो सिल्वा से।
तो भाई सिटी भी अब ऑफिशियली कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बेलिंगम की रेस में आ गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर टेलीग्राफ ने इस चीज़ को कंफर्म करा, जो कि अपने आप में काफ़ी रिलायबल रिपोर्ट है, कि बर्नार्डो सिल्वा ने ये चीज़ तो कंफर्म कर दी कि मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ सिटी को, लेकिन उन्होंने ये भी एडमिट कर दिया कि कल्चरल और पर्सनल इश्यूज़ के चलते वो यहाँ पर स्पेन में जाना चाहता है, जो कि पूरी मतलब दरवाजा क्या घर ही खोल देता है बार्सिलोना के लिए कि आप 2023 में मेरे को साइन करने आओ और मैं मतलब डोली में बैठा हूँ, आप पल के बिछा के मेरा इंतजार करना। गुंडोगन का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि मिडफील्डर चाहिए और ऐसे में बेलिंगम इज ऑन द ट्रांसफर मार्केट। ये चीज़ तो कंफर्म है। अब रियल मैड्रिड बर्नार्डो सिल्वा के लिए नहीं जा रही और बार्सिलोना ही अब स्पेन में बार्सिलोना के लिए तो जाएगा। खैर एथलेटिको मैड्रिड भी एक टाइम पे थी, लेकिन ऑफ कोर्स कम ऑन है, छी वो बार्सिलोना ही जाएगा। और ये चीज़ बार्सिलोना के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। हाल ही में यहाँ पर अगर हम एडवार्ड की बात करें जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये चीज़ तो कंफर्म करी कि लियोनेल मेसी टू बार्सिलोना कैन बी पॉसिबल, लेकिन वो तभी होगा जब वो फ्री एजेंट पे आएगा, जो कि वो फ्री एजेंट पे ही आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्टीमेट जो डिसीजन रहेगा वो यहाँ पर जावी के साथ ही रहेगा। बर्नार्डो सिल्वा एक्चुअली कम मतलब एक मेरे को लगता है कि ऑल स्टार टीम, फिर इनका नाम ऑल स्टार टीम ही रख देते हैं भाई, क्या नेक्स्ट लेवल टीम बना रहे हैं ये। बट डेफिनेटली इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन यू हैव टू बी हैप्पी। और अगर आप सिटी के फैन हो तो देख लो यार, तुम मतलब देखो मैं खुश तो नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हारी फटनी चाहिए। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि अब से लेकर 2023 तक तुम्हारी फटती रहेगी। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इससे फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।